गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अजय गुप्ता। और देखिए, कल हम पढ़ रहे थे उसके भारत के भूगोल में। हमने आपको बताया था कि भारत का जब भौतिक विभाजन करेंगे हम, तो उसके चार भाग होंगे, जिसमें एक है उत्तर का विशाल मैदान, दूसरा था कल हमने करा दिया था एक कि उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र था। आज दूसरा भाग है उसका उत्तर का विशाल मैदान, तो हम आज इसको करेंगे। तो देखिए, उत्तर का विशाल मैदान ये काफी बड़ा मैदान है, जो पश्चिम में आपके राजस्थान से लेकर के हरियाणा पंजाब होते हुए और पूरा उत्तर प्रदेश बिहार बंगाल तक और यहाँ तक कि असम तक फैला हुआ है। तो काफी बड़े क्षेत्र में ये फैला हुआ है लगभग। तो इसी को हम कहते हैं आपका उत्तर का विशाल मैदान, है ना। तो देखिए, ये काफी बड़ा मैदान है, तो इसके भी कई विभाग हैं फिर, है ना। तो इस मैदान की देखिए, ये मैदान जो है वो काफी बड़ा तो है ही है, और इसकी एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता ये भी है ना। ये लगभग देखिए, ये लगभग पश्चिम में राजस्थान, ये मतलब जो पाकिस्तानी सीमा है, इसे लेकर के पूर्व तक 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। लगभग 2500 किलोमीटर की लंबाई फैला हुआ 2400 किलोमीटर में, और 150 से लेकर के 500 मीटर तक ये चौड़ा है। इस मैदान की सबसे प्रमुख विशेषता ये है कि पूर्व में हम जैसे जैसे जाते जाएंगे भारत में, तो इस मैदान की ये चौड़ाई है वो कम होती जाएगी। तो पश्चिम में आते जाएंगे तो बढ़ती जाएगी। राजस्थान में आके लगभग 500 से 500 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई हो जाती है। देखिए, और इस मैदान का जो ढाल है वो पश्चिम में अलग है, पूर्व में अलग है। पश्चिम में इसका जो ढाल है वो दक्षिण पश्चिम की तरफ है। जैसे आपने देखा होगा लूनी वगैरह जो है ये पश्चिम में कच्चे रंग में गिरती है ना। जबकि इसका जो इस तरफ का भाग है, जो इसके ढाल है जो दक्षिणी पूर्व की तरफ है ना, जिससे क्या है, बंगाली खाड़ी वाला प्रभाव पाया जाता है, पश्चिम के अरब सागर वाला प्रभाव पाया जाता है। तो यहाँ इसका ढाल में भी अंतर देखिए। अब ये मैदान है जो ये बना कैसे था, तो आपको बता दूं मैं, जब हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई थी, जब हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हो रही थी उस समय, तो इस दक्षिणी भाग में एक गर्त का निर्माण हो गया था। काफी बड़ी गर्त का निर्माण हो गया था, गड्ढा बन गया था काफी। बाद में जब हिमालय पर्वत पर काफी सारी नदियां उत्पन्न हुई, तो उन नदियों ने उसको काट करके इस गर्त को, पूरे गड्ढे को भर दिया। इसे ही कहते हैं अग्रगर्त अवसादन की प्रक्रिया कहते हैं, जिसके अंतर्गत इस पूरे गड्ढे का निर्माण हो गया और इस गड्ढे में जो है मलबा भर गया, और इस गड्ढे के भरने के फलस्वरूप इस विशाल मैदान की उत्पत्ति हुई। यानी ये लाखों सालों में नदियों ने इस विशाल गड्ढे को भर करके, पाट करके इस मैदान का निर्माण किया, इसलिए ये विश्व का सबसे उपजाऊ मैदान कहा जाता है ना। अब इसमें देखिए, जो तलछट है उनकी गहराई कितनी है, तो देखिए इस मैदान में पूरे में जो है, क्योंकि नदियों ने इसको भराया, तो नदियों ने जब इसको भराया तो इसमें क्या है कि तलछट, यानी जो नदियां अपने साथ जो तलछट लेके आती हैं, उन्होंने इस गड्ढे में भरा था, उसकी गहराई कितनी आप बता दूं मैं, तो दक्षिणी भाग में इसकी गहराई जो है 1500 मीटर तक मिलती है, और जैसे जैसे हम उत्तर में हिमालय की तलहटी तक पहुंचते जाते हैं, इसकी गहराई जो है बढ़ती जाती है, और हिमालय के तराई क्षेत्र में इसकी गहराई लगभग 8 से 10,000 मीटर तक पहुंच जाती है। नीचे गहराई तक इस मैदान में, मतलब इस तलछट का जमाव पाया जाता है, गहराई तक इसमें मलबा जो है वो जमा हुआ है इतना, तो है ना। तो देखिए, ये काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें पूरे भारत का जो काफी बड़ा हिस्सा आता है, और लगभग 25% भाग ये लगभग रखता है भारत का, लगभग काफी बड़ा हिस्सा है, जिसमें काफी बड़ी आबादी निवास करती है। तो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है इसका अध्ययन करना। पश्चिम में पाकिस्तान की सीमा से लगा हुआ है, और बीच में देखिए ये जो अरावली दीजिए, इसको दो भागों में बांट दी है, एक पश्चिमी मैदान की तरफ, एक पूर्वी मैदान की तरफ, है ना। पश्चिम का जो मैदान है वो थोड़ा शुष्क है, और पूरब की तरफ है वो थोड़ा तर है ना, क्योंकि पूरब की तरफ जैसे हम बढ़ते जाते हैं वर्षा की मात्रा बढ़ती जाती है, तो उसी हिसाब से मैदान का विस्तार पाया जाता है। तो देखिए, इस मैदान की कुछ, उत्तर के विशाल मैदान की कुछ विशेषताएं हैं। इस मैदान में कुछ प्रक्रियाएं पाई जाती हैं, जिन्हें हम कहते हैं भाबर, तराई, बांगर, खारद और डेल्टा। इनको हमें समझना पड़ेगा क्या होता है ये। तो देखिए, भाबर में बताऊं आपको क्या होता है। देखिए, ये हिमालय पर्वत है, इसके तलहटी में जहां फुट आ जाता है, इसका पाद प्रदेश है, तो वहां पर क्या है, हिमालय से जो नदियां आती हैं अपने साथ बड़े बड़े कंकड़ों को, पत्थरों को भाग कर लाती हैं, तो वो पत्थरों जो चट्टानें होती हैं वो वहीं छूट जाती हैं, जो मतलब पर्वतों की तलहटी में ही छूट जाती हैं। इसलिए वहां पर एक ऐसी पट्टी पाई जाती है जो 18 से लेकर 16 किलोमीटर तक की चौड़ी पट्टी है पूरी। ये हिमालय के सारे कुछ दक्षिण में पाई जाती है, और इसमें बड़े बड़े कंकड़ों की प्रधानता पाई जाती है। ये इतने पोरस होते हैं, इतने समुद्री होते हैं कि पूरी पूरी नदियां इसमें विलुप्त हो जाती हैं। इसमें इतना मतलब काफी बड़े बड़े पत्थरों के टुकड़े होते हैं, तो पूरी की पूरी नदियां ही इसमें विलुप्त हो जाती हैं। केवल जो बड़ी नदियां हैं वही सतह पर दिखाई देती हैं, अन्यथा वो सब नीचे चली जाती हैं, है ना।
तो इसी को हम कहते हैं भावर की पेटी, है ना। क्योंकि देखिए इसमें काफी जो है दलदली क्षेत्र पाए जाते हैं, काफी और पत्थरों का क्षेत्र पाया जाता है, तो खेती वेती की दृष्टि से इतना उपयोग तो नहीं होता है, परंतु फिर भी इसमें काफी खेती बाड़ी की जा रही है। इसके बाद देखिए तराई का मैदान है। तराई का मैदान इसके जस्ट दक्षिण में है, इस भावर की पेटी के जस्ट दक्षिण में एक लगभग 18 से 36 किलोमीटर चौड़ा जो है जो पट्टी पाई जाती है, इसको हम तराई कहते हैं ना। जो नदियां भावर में लुप्त हो जाती हैं, वो तराई में पुनः सतह पर ऊपर निकल आती हैं, है ना, बहते हुए, तो इसको कहते हैं तराई। इसके बाद बांगर है। तो देखिए बांगर क्या होता है, बांगर होता है देखिए जो नदियां आई हैं, तो नदियों की वह घाटियां जो नदियों के उस घाटी तल से काफी ऊंची है, जहां पर बाढ़ का पानी आसानी से नहीं पहुंच पाता है, उसे हम कहते हैं बांगर। यहाँ पर देखिए जो मिट्टी पाई जाती है, इस मिट्टी का रंग गहरा भूरा होता है ना, क्योंकि यहाँ पर क्या है, बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता, ये पहुंचता भी है तो बहुत ही कभी कभार पहुंचता है, जब बहुत ऊंची बाढ़ आई हो, तो इस ऊंची भूमि को हम कहते हैं बांगर। इसके बाद ऐसे देखिए खाद, तो नदियों की घाटियों में देखिए ये वो भूमियां हैं जो हर साल बाढ़ से प्रभावित होती है, उनको हम कहते हैं खादर भूमि, है ना। खादर, इसको पंजाब में बेट कहते हैं, खादर भूमि को पंजाब में क्या कहते हैं, बेट कहते हैं। इसके बाद देखिए डेल्टा है ना, जो नदियां अपने साथ जो मलबा लेकर के आई वो डेल्टा से होती है, प्रवाहित होकर के नदी में जाती है ना, समुद्र में जाके मिल जाती है, तो उसको हम कहते हैं डेल्टा, है ना। तो डेल्टा ही भाग देखिए यहाँ पर दक्षिण में पाया जाता है। तो देखिए इस जो मैदान का जो इसका ढाल है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ को कम होता चला जाता है ना। पश्चिम में यहाँ पर ढाल ये ऊंचाई 300 मीटर मिलती है, और यहाँ तक पहुंचते पहुंचते बंगाल की खाड़ी में जहां पर समुद्र में नदी मिलती है, वहां पर ऊंचाई केवल समुद्र तल से 3 मीटर रह जाती है, तो 300 मीटर से 3 मीटर रह जाती है। हालांकि इस मैदान का जो ढाल है वो काफी मंद है, लगभग 13 सेंटीमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर पाया जाता है, 13 सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर पाया जाता है, इतना कम ढाल पाया जाता है, तो ज्यादा ढाल मालूम नहीं पड़ता है। तो देखिए ये इसके कुछ प्रमुख फैक्टर हैं। अब हम इस मैदान के विभाजन को अलग अलग करके देखेंगे, क्योंकि इस मैदान को हम अध्ययन की सुविधा के लिए कई भागों में डिवाइड करते हैं। जैसे इस मैदान को हमने पश्चिम में राजस्थान का मैदान बांट दिया, पंजाब हरियाणा का मैदान बांट दिया, फिर गंगा का मैदान आ गया, जहाँ गंगा बह रही है उत्तर प्रदेश और बिहार बंगाल में, फिर ब्रह्मपुत्र का मैदान आ गया, ये जो ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है उत्तर पूर्व में, इसके मैदान को कहते हैं। तो देखिए राजस्थान का मैदान है, सबसे पहला मैदान है राजस्थान का मैदान, ये पश्चिम में है, देखिए राजस्थान में फैला हुआ है, लगभग 2.25 लाख वर्ग किलोमीटर, लगभग 1,74,000 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है, और ये काफी चौड़ा मैदान भी है, ये लगभग 500 किलोमीटर से लेकर के, है ना, ये लगभग ये कितना पाया जाता है, 500 किलोमीटर का लगभग चौड़ा पाया जाता है, और इसकी ऊंचाई जो है 100 से लेकर के 300 मीटर के बीच में पाई जाती है। इसका देखिए इसका जो मैदान है, राजस्थान का जो मैदान है, इसका ढाल दो तरफ है, एक इसका ढाल तो पश्चिम की तरफ है, दक्षिण पश्चिमी भाग का ढाल पश्चिम की तरफ है, जहां से अंदरूनी नदियां जो है वो कच्छ की रन में गिरती हैं जाकर के, है ना। इसके बाद देखिए इसका आधे मैदान का ढाल जो दक्षिण की तरफ है, जहां से कुछ नदियां जो है पूर्व की तरफ प्रवाहित हुई है, बंगाल की जो प्रवाह है उसमें मिल गई, बंगाल की खाड़ी वाला जो प्रवाह है उसमें मिल गई है, तो इसका ढाल जो है उत्तर दक्षिण पश्चिम की तरफ भी है, दक्षिण पूर्व की तरफ भी है ना। तो हालांकि देखिए इस मैदान में जो है शुष्कता अधिक पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इस मैदान के बीचों बीच से अरावली रेंज गुजर रही है, इसके पश्चिम में जो है शुष्कता अधिक पाई जाती है, पूर्व में जो थोड़ी शुष्कता कम होती जाती है, पश्चिम में यहाँ पर जो है इसमें मैदान में जो है बालू का स्तूप पाए जाते हैं, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप पाए जाते हैं, बलखान प्रमुख है जिनमें, है ना। तो यहाँ बालू का स्तूपों की ऊंचाई काफी ऊंची होती जाती है और शुष्कता अधिक होती है, इसमें नदियां विलुप्त हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है, तो रेत की अधिकता अधिक होती है, तो नदियां बहुत छोटी छोटी होती हैं और वो रेत में विलुप्त हो जाती हैं। हालांकि देखिए इस मैदान में जो सूखा मैदान है, काफी शुष्क मैदान है, इसमें पश्चिम भाग में कुछ छोटी छोटी नदियां मिलती हैं, जैसे लूनी हो गई, है ना, परंतु ये भी आपको पता है कि लूनी ही एकमात्र सदाबहार है, इसकी सहायक बहुत सारी नदियां हैं, वो इतनी मतलब वर्ष भर प्रवाहित नहीं होती, जैसे जयभोली है, इसके अलावा बहुत सारी लीली है, सूखड़ी है, कई सारी नदियां हैं जो इसकी सहायक नदियां हैं, परंतु वो सूख जाती है। इसके अलावा इस मैदान में देखिए जगह जगह पर क्या है कि जो है इसमें खारे पानी की झीलें पाई जाती हैं, है ना, नमकीन झीलें पाई जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि कभी ये मैदान जो समुद्र के नीचे दबा हुआ था, बाद में इसका उभार होकर के ऊपर आ गया, राजस्थान का मैदान ऊपर आ गया निकल के। इसी वजह से क्या है, इसका जो पर्वो कार्बनी काल में इसका लगभग उभार हुआ था, तभी समुद्र के नीचे से ऊपर निकला, इसीलिए यहाँ पर जो नमकीन झीलें पाई जाती, ऐसा विद्वानों का कहना है। तो देखिए इसके बाद दिल्ली कटक है, तो दिल्ली कटक इस मैदान को बीच में डिवाइड करती है, पश्चिम की तरफ पूर्व की तरफ। और उसके बाद देखिए पंजाब हरियाणा का मैदान है, ये भी एक अच्छा मैदान है, और इसका जो ढाल है वो सिंधु नदी की तरफ है, पश्चिम की तरफ है, सिंधु पूर्व की तरफ नहीं, सिंधु नदी की तरफ ढाल मिलता है, इसका पश्चिम की तरफ ढाल मिलता है।
और सिंधु नदी कहाँ गिर रही है, अब सागर में गिर रही है। तो देखिए ये भी एक महत्वपूर्ण मैदान है और इस मैदान का लगभग क्षेत्रफल कितना है, लगभग ये भी लगभग 2.25 लाख किलोमीटर, 1,50,000 किलोमीटर में लगभग ये फैला हुआ है। और इसकी जो दक्षिण पश्चिम इसकी जो लंबाई चौड़ाई है लगभग 640 किलोमीटर से 300 किलोमीटर के बीच में है इसकी लंबाई और चौड़ाई। तो ये भी काफी विस्तृत मैदान है और इसमें कई सारी नदियां प्रवाहित होती हैं, जिसमें रावी है, सतलुज है, ब्यास है ना। तो इन मैदानों के कारण ये काफी उपजाऊ माना जाता है और इस मैदान में काफी सारी फसलें जो है उत्पन्न होती हैं। तो देखिए इसके बाद आता है, देखिए वो आता है गंगा का मैदान, जो आपका दिल्ली रिज से जो दिल्ली कटक है इससे विभाजित होती है और पूरे उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल तक में प्रवाहित होती है। तो आपको बता दूं मैं, ये जो गंगा का मैदान है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, विश्व का सबसे उपजाऊ मैदान है और इस मैदान का ढाल भी जो है कहाँ पाया जाता है, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की तरफ पाया जाता है, दक्षिण पूर्व तरफ पाया जाता है, यानी इस तरफ पाया जाता है ना। तो देखिए इस मैदान को भी अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हम 3 भागों में डिवाइड कर देते हैं गंगा के मैदान को। इसको कैसे डिवाइड कर देते हैं, देखिए ऊपरी गंगा का मैदान, फिर इसके बाद है मध्य गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान, और उसके बाद है फिर निचला गंगा का मैदान, निचला गंगा का मैदान। तो देखिए ना अध्ययन की दृष्टि से इस मैदान को, गंगा के मैदान को 3 भागों में डिवाइड कर लिया है। यहाँ पर ऊपरी गंगा का मैदान, निचला गंगा का मैदान और लगभग मध्य गंगा का। तो देखिए ऊपरी गंगा का जो मैदान है ये पश्चिम में दिल्ली कटक से लेकर के और जो इलाहाबाद जो फैजाबाद जो रेल लाइन है उत्तर प्रदेश में पड़ती है, उस रेल लाइन के सारे पाया जाता है। इसका इतनी लगभग 1400 किलोमीटर की लंबाई में और लगभग 300 किलोमीटर की चौड़ाई में ये फैला हुआ है। इसका क्षेत्रफल भी लगभग कितना है, 1,75,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास इसका क्षेत्रफल है, सॉरी 3,57,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और इस मैदान का जो ढाल है वो उत्तर पश्चिम से पूर्व की दक्षिण पूर्व की तरफ है। इसमें ढाल काफी मंद पाया जाता है और इस मैदान की सबसे यहाँ पर इस मैदान को भी अध्ययन की दृष्टि से हम जो ऊपरी गंगा का मैदान इसको भी अध्ययन की दृष्टि से कई भागों में बांटते हैं। रुहेलखंड का मैदान का बांट दिया हमने, तो रुहेलखंड का मैदान है वो भी इसमें मिलता है ना। तो ये एक काफी इंपोर्टेंट है। और देखिए इसमें क्या है कि ऊंचाई पश्चिम से दक्षिण तक बढ़ती जाएगी, पूर्व तक कम होती जाएगी क्योंकि ढाल भी कम होता जाएगा। इसके बाद देखिए मध्य गंगा का मैदान है। मध्य गंगा का मैदान कहाँ तक फैला हुआ है, तो देखिए मध्य गंगा का मैदान जो है वो आपका वही जो फैजाबाद इलाहाबाद जो रेलखंड है, रेल लाइन है उसके सहारे और ये राजमहल की पहाड़ियों तक। राजमहल की पहाड़ियां कहाँ पर, ब्रह्मपुत्र जो सॉरी पश्चिम बंगाल में राजमहल की पहाड़ियां हैं, वहां तक इसका विस्तार पाया जाता है और इसके जो विस्तार है काफी लंबा चौड़ा फैला हुआ है। और सॉरी मध्य गंगा का मैदान ये इतना फैला हुआ है और इसकी जो लंबाई चौड़ाई है बता दूं मैं आपको, इसकी लंबाई लगभग 600 किलोमीटर है और चौड़ाई 300 से 400 किलोमीटर के बीच में है और इसका क्षेत्रफल लगभग 1,49,000 वर्ग किलोमीटर, 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल के आसपास इसका क्षेत्रफल है। तो काफी बड़ा मैदान है ये भी और काफी उपजाऊ मैदान भी है। देखिए इस मैदान की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यहाँ पर जो नमी की मात्रा अधिक पाई जाती है, वर्षा सर्वाधिक यहीं पर होती है पूर्वांचल में। तो यहाँ पर क्या अक्सर बाढ़ों से प्रभावित रहता है। आपको बता दूं मैं, जो ऊपरी गंगा का मैदान था उसकी प्रमुख नदियां कौन सी थी, गंगा यमुना थी, है ना, रामगंगा थी। इन नदियों ने इसका निर्माण किया है। जैसे रुहेलखंड का मैदान है जो उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, तो रामगंगा नदी द्वारा प्रवाहित है ना। तो इसी के बाद जब मध्य गंगा का मैदान है, इसमें इसकी प्रमुख नदियां कौन कौन सी, घाघरा है और आपकी गोमती नदी है। तो ये इसकी प्रमुख नदियां है ना। इसके बाद ये राजमहल की पहाड़ियां तो पाई जाती, पश्चिम बंगाल तक ये मैदान का विस्तार है। इसके बाद निचला गंगा का मैदान है जो आपके डेल्टा क्षेत्र तक पाया जाता है, जहां तक गंगा नदी जाकर के मिल रही है ना। डेल्टा जो निचला गंगा का मैदान है वो जहां तक नदी जो है समुद्र में आके मिले। तो देखिए इस निचले गंगा के मैदान की भी कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। इस निचले गंगा के मैदान में देखिए आप ऊपरी भाग में तो क्या कहते हैं ऊंचाई काफी है, 300 मीटर तक पाई जाती है। राजमहल की पहाड़ी के पास जाओगे आप तो वहां पर ऊंचाई अधिक है 300 मीटर तक, और जब डेल्टा क्षेत्र में पहुंचोगे तो वहां ऊंचाई घट करके 3 मीटर तक 3 मीटर तक रह जाती है गहराई। तो सागर जी के पास केवल गहराई हो वो 3 मीटर तक रह जाती है। और इस निचले गंगा के मैदान में देखिए कुछ ऊंची भूमियां मिलती हैं
उन ऊंची भूमियों को हम कहते हैं चाल कहते हैं, और इसमें कुछ दलदली क्षेत्र मिलते हैं उनको हम बिल कहते हैं, है ना।